गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम आज के 10 नए इश्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसमें 10 नए एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के जो एरियाज हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा टेलीकॉम सेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन डेज को लेकर डिस्कशन होगा, सस्पेंशन ऑफ एमपीज के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आईसीएससी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एनएफएचएस 5 को लेकर 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मेल न्यूट्रिशन को लेकर डिस्कस करते हुए रजाकार को डिस्कस करेंगे। आईएनएसटीसी के ऊपर भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। 10 में से कितना स्कोर करेंगे अपने टारगेट को जल्दी से सेट करिए। जो कट ऑफ है, कट ऑफ यहाँ पर सेम ही रहेगी 6 मार्क्स की। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग बट यस, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 0, फॉर एवरी मिस रीडिंग -2 का स्कोर यहाँ पर आएगा। सो यहाँ पर अपने टारगेट को सेट करें। देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 3 स्टेटमेंट्स को लेकर बात करें कि तीनों स्टेटमेंट्स को आप कंसीडर करें और बताएं उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया ये सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर। ओके, हो सकता है। इंडिया हैज़ एन ओवरऑल टेली डेंसिटी ऑफ 84.88%। इंडिया के अंदर जो टेली डेंसिटी है वो कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 85% के आसपास है। और टेलीकॉम सेक्टर जो है ये तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर हम एफडीआई इनफ्लोज की बात करते हैं, एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है, कौन सी इनकरेक्ट है, फिर हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली हुआ क्या है? रिसेंटली गवर्नमेंट ने 1.64 लाख करोड़ पैकेज जो है इसे रिवाइव करने की बात करी है बीएसएनएल के अंदर। तो बेसिकली बीएसएनएल को यहाँ पर रिवाइव करने के लिए 1.64 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो दिया जा रहा है। टेलीकॉम सेक्टर इंडिया के अंदर बात करें या अदरवाइज भी, इट इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई काफ़ी ज़्यादा आता है। तीसरा बड़ा सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर, जिसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आती है। एंड अगर हम ओवरऑल परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 7% ऑफ टोटल एफडीआई इनफ्लो। जितना भी एफडीआई आता है उसके अंदर से 7% कॉन्ट्रीब्यूशन इस सेक्टर का रहता है। अब सिर्फ एफडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट अदरवाइज भी अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो 2.2 मिलियन एम्प्लॉयमेंट ये डायरेक्टली जनरेट करने के लिए, लिख देता हूं, 2.2 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इससे, एंड 1.8 मिलियन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेशन होता है। ठीक है, 100% एफडीआई के इसमें अलाउड है, बिल्कुल ठीक। यहां पर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 100% एफडीआई अलाउ करी गई है। और ओवरऑल टेली डेंसिटी की बात करें तो देश के अंदर इट इज 85%। क्या ये दूसरी सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर? अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यस, ये भी करेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से करेक्ट आंसर विल बी डी ओनली। वैसे यहाँ पर बात करें तो बहुत सारी, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, नॉट इन अदर एरियाज बट इन टेलीकॉम एरिया ऑल्सो, खासतौर पे जियो के बाद जो लॉसेज हैं वो यहाँ पर इंक्रीज होने शुरू हुए हैं और इसी वजह से बीएसएनएल को ये एक फाइनेंशियल पैकेज की जरूरत पड़ रही है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। What marks the date when humanity's demand for ecological resources and service in a given year exceed what Earth can generate in that year? मतलब अर्थ जो है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो अर्थ जो एक साल में ह्यूमन बींग्स को या ह्यूमैनिटी को जितने रिसोर्सेज दे सकता है उसके कंपैरिजन के अंदर हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी, आपको जो पेरेंट्स हैं आपका मंथली बजट देते हैं 20,000 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपका साल का बजट 2 लाख रुपीज़ है। वैसे 2.4 लाख बनेगा बट फॉर द राउंड फिगर मैंने यहाँ पे आपको 2.0 लाख रुपीज़ दे दिए। तो 2 लाख रुपए आपका ईयरली बजट है जो आपको जनवरी से दिसंबर तक मैनेज करना है। इमेजिन करिए कि क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है प्रिपरेशन के दौरान, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आते आते आपका सारा बजट कंज्यूम हो गया। मतलब जो 2 लाख रुपए आपको पूरे साल की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपका ईटिंग, लॉजिंग, ये सभी चीज़ें थी, बुक्स के ऊपर, आपकी कोचिंग के ऊपर जितना खर्चा होना था, तो वो दिसंबर तक का जो पैसा आपको दिया गया था वो अगस्त में ही खत्म हो गया। और मान लीजिए आज की जो डेट है 8 अगस्त तक वो खत्म हो गया, तो ये आपका ओवरशूट डे हो जाता है, क्योंकि जितना भी बजट था वो तो 8 अगस्त तक खत्म हो गया। इसके बाद जो भी खर्चा होगा वो एक्स्ट्रा खर्चा होगा। उसी तरीके से अर्थ भी जितने रिसोर्सेज जनरेट करती है पूरे साल के लिए, वो हम कब तक खर्च कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओवरशूट डे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे कि अर्थ का ओवरशूट डे जो है इट इज जुलाई 28, मतलब इस साल जुलाई 28 इज द ओवरशूट डे
पूरे साल में जितने रिसोर्सेज हमें कंज्यूम करने चाहिए थे वो हम 28 जुलाई तक ही कंज्यूम कर चुके हैं। लास्ट ईयर ये जो डेट थी वो थी 29 जुलाई। ठीक है, मतलब पिछले साल अगर हम बात करें जो रिसोर्सेज हमें पूरे साल के लिए दिए गए थे उसे हमने 29 जुलाई तक ही कंज्यूम कर लिया। तो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे ये नंबर ऑफ डेज जो है, जैसे ये जनवरी है, ये दिसंबर है, यहां तक के लिए जो आपको बजट दिया जाता है वो धीरे 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 हम जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, और उसमें भी डे वाइज टाइम से पहले ही कंज्यूम करते जा रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो इस पूरे जो आपका इकोलॉजिकल रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है और उसका जो एक्सपेंडिचर होता है इसे कहा जाता है वर्ल्ड ओवरशूट डे, जो दिन यहां पर निकल कर आता है। इस बार वर्ल्ड ओवरशूट डे क्या था? 28 जुलाई। मतलब पूरे साल के जो रिसोर्सेज हमें दिए गए थे वो हमने 28 जुलाई तक ही कंज्यूम कर लिए। कॉन्सेप्ट जो है इसे सबसे पहले एंड्रू सिम्स करके एक व्यक्ति है न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के, वो लेकर आए थे, एंड 2006 से ही हम इसको फॉर्मल तरीके से काउंट कर रहे हैं। वैसे पिछले काफी सारे सालों की बात करी जाए तो यहां पर जो ओवरशूट डे है आप देखेंगे कि पहले दिसंबर में अगर एक्सपेंडिचर पूरा होना चाहिए होता था तो दिसंबर में ही होता था। धीरे धीरे फिर हम नवंबर तक पहुंचे, मतलब पूरे साल का जो रिसोर्सेज हमें दिए गए थे उसे हम नवंबर में कंज्यूम कर रहे थे। अक्टूबर तक हम यहाँ पर कंज्यूम कर रहे थे। धीरे धीरे आते हुए अब हम जुलाई तक पहुंच चुके हैं, मतलब 12 महीनों का जो हमें रिसोर्सेज दिए जाते हैं वो हम 7 महीनों में ही कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पूछ रहा है सस्पेंशन ऑफ एमपीज को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। रिमूवल और सस्पेंशन हैपन्स फॉर मिसकंडक्ट और डिसरप्टिव बिहेवियर। रिमूवल या सस्पेंशन जो होता है वो मिसकंडक्ट या डिसरप्टिव बिहेवियर की वजह से होता है, हो सकता है। आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, आर्टिकल 122 तो ये कहता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर कहीं सिंपली कोर्ट्स जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकती। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा की बात करें, उन्होंने 27 एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो है उनको यहां पर सस्पेंड किया है। वैसे बात करें तो अलग अलग रूल्स हैं। रूल नंबर 373 है, 274 है, 274A है, ये अलग अलग रूल्स अवेलेबल हैं जिसके बेसिस पे प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस को कंसीडर करते हुए लोकसभा राज्यसभा से जो एमपीज होते हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो सस्पेंशन का बेसिस क्या होता है? देखिए, ये मिसकंडक्ट और डिसरप्टिव बिहेवियर मैंने पहले भी आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था, लेकिन उसके बाद कुछ कमेंट्स आए जिसमें बेसिस को दोबारा पूछा गया था कि रिमूवल का बेसिस क्या होता है। सो मिसकंडक्ट और डिसरप्टिव बिहेवियर, याद करिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कहा था जिसमें मैंने बताया था कि वेल ऑफ द हाउस जो है, ये एमपीज जो है वेल ऑफ द हाउस के अंदर एंटर कर जाते हैं और तब इन्हें एक वार्निंग दी जाती है कि आप वेल से चले जाइए। ठीक है, याद होगा आपको, यहां पर अगर स्पीकर बैठे हैं तो एक टेबल होती है जिसमें आपके सेक्रेटरी बैठे होते हैं, और अगर इस एरिया में एमपीज आ जाते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज वेल ऑफ द हाउस। इस टेबल के आसपास जो अगर एमपीज आ जाते हैं। आर्टिकल 122 क्या कहता है? आर्टिकल 122 तो यही कहता है कि कोर्ट जो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो ये आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाती है। तो ओवरऑल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर स्टेटेड इन पार्लियामेंट कि जो आपका पूरा सेशन चलता है, 1 मिनट पार्लियामेंट का सेशन चलाने के लिए 1 मिनट की जो कॉस्ट होती है पार्लियामेंट सेशन चलाने के लिए, दैट इज अराउंड 2.5 लाख। मतलब 1 मिनट सेशन को चलाने के लिए इसका खर्चा जो निकाला गया वो 2.5 लाख के आसपास का है। ठीक है, और अगर आप डिसरप्शन करते हो, कोई भी एमपी डिसरप्शन करता है और अगर वो 10 मिनट वेस्ट कर देता है पार्लियामेंट के, तो मतलब एक तरीके से उसने 25 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, जो पैसा कहां से आ रहा है? टैक्स पेयर की मनी से। ठीक है, किसी ने आधे घंटे का नुकसान कर दिया तो बेसिकली दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टिंग 75 लाख रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, और इस फैक्ट को आप मेंस के एग्जाम में भी लिख सकते हैं और इवन इंटरव्यू के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के द्वारा खुद ये बताया गया है कि हमने जब कॉस्ट को निकाला तो 1 मिनट हाउस को चलाने के लिए 2.5 लाख रुपए का खर्चा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो यहां पर बात कर रहा है ICSC को लेकर, इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी कार्ड को लेकर। ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? ILO के द्वारा, WB वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आपका एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम यहां पर मेंशन नहीं है? बताएं। रिसेंटली डेवलपमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है, और ये मेमोरेंडम जो साइन किया गया है ये ICSC अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी कार्ड्स को लेकर किया गया है, और ये मेमोरेंडम साइन किया गया ILO के द्वारा, क्योंकि ILO एंड WHO मिलकर ICSC को लेकर आते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 को लेकर यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपसे पूछा गया बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। एनएफएचएस 5 की बात करेंगे तो ये कहता है कि स्टंटिंग रिड्यूस हुई है, हो सकता है वेस्टिंग भी रिड्यूस हुई है, हो सकता है अंडरवेट प्रेवलेंस हैज रिड्यूस्ड, अंडरवेट प्रेवलेंस जो बच्चों के अंदर देखी जाती है वो भी यहां पर उसमें भी कमी आई है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट रखी गई और उनके द्वारा कुछ डेटा भी दिया गया और यहाँ पे बताया गया कि स्टंटिंग हैज रिड्यूस फ्रॉम 38.4% टू 35.5%, तो 38% आप मोटा मोटा कह सकते हैं वहां से कम होकर ये 35% पे आई है। वेस्टिंग की बात करें तो 21% से रिड्यूस होकर ये 19.3% पे आई है। अंडरवेट की बात करें और अंडरवेट प्रेवलेंस की बात करें सो इट हैज रिड्यूस फ्रॉम 35.8% से 32.1% तक, इसके अंदर भी एक रिडक्शन देखने को मिली है। ठीक है, तो तीनों ही एरियाज की बात करें तो तीनों ही जगह पे पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि स्टंटिंग, वेस्टिंग या अंडरवेट प्रेवलेंस तीनों ही एरियाज के अंदर कमी देखने को मिली है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जो कि बात कर रहा है एनएफएचएस 5 को लेकर ही। एनएफएचएस 5 को लेकर यहां पर पूछा गया विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के हिसाब से कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा स्टंटेड बच्चे हैं, मेघालय, बिहार, यूपी, झारखंड। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर क्या आंसर हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये न्यूज थी जिसके अंदर बताया गया था कि मेघालय की बात करें सो ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर 46.5% पहले नंबर पे मेघालय था, दूसरे नंबर पे बिहार था 42.9%, तीसरे नंबर पे यूपी 39.7% एंड चौथे नंबर पे झारखंड 39.6%। हाई रेट्स ऑफ स्टंटिंग यहां पर देखने को मिली है। स्टेट और यूटी की बात करें, सिक्किम, पुदुचेरी जो है उनका नंबर टॉप पोजीशन पे आता है। सिक्किम के अंदर भी आपको सबसे ज्यादा स्टंटेड चिल्ड्रन जो है वो देखने को मिलेंगे। मेघालय का नंबर सबसे ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू स्टेट्स की बात करें वहां पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए वैसे भी अगर आप देखेंगे इन्फेंट एंड यंग फीडिंग प्रैक्टिसेस के डेटा को एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 के, तो यहां पर भी आप मेघालय का जो अंडर 3 का डेटा है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जो बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रीजंस ऑफ मेलन्यूट्रिशन। मेलन्यूट्रिशन के इसमें से कौन कौन से कारण हैं, क्या पॉवर्टी इसका पीछे एक रीजन हो सकता है, फीडिंग हैबिट हो सकती है, फेयर प्राइस शॉप के अंदर जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो भी इसके पीछे कारण हो सकती है। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है, देखिए। ओके, फर्स्ट टेक योर टाइम। इन्फेक्शंस की बात करें तो मलेरिया, मीजल्स या दूसरे इन्फेक्शन जो होते हैं वो तो इसके पीछे कारण होते ही होते हैं, लेकिन गरीबी भी इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जब पॉवर्टी होती है तो आप न्यूट्रिशियस फूड बच्चों को नहीं दे पाते हैं। एट द सेम टाइम फीडिंग हैबिट्स भी होती हैं, क्योंकि कई बार इवन दो पॉवर्टी इज नॉट देयर लेकिन ईटिंग हैबिट ऐसी है कि लोग जो न्यूट्रिशियस फूड है वो खाना ही पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन भी हो जाता है। फेयर प्राइस शॉप की रेगुलरिटीज की वजह से लोगों को सही मूल्य पे, सही टाइम पर, सही अमाउंट में जो फूड होता है या फिर जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से भी मल न्यूट्रिशन हो सकता है। तो तीनों ही यहाँ पर इसके पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोजल फैक्टर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बट यस, पॉवर्टी जो है वो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर है, और पॉवर्टी की वजह से अगर आप देखेंगे इनसफिशिएंट चाइल्ड मैटरनल केयर, एजुकेशन कम होती है विमेन को, देन इसके अलावा मेल फंक्शन ऑफ सोसाइटी, इनजस्टिस, वॉर, अनहेल्दी एनवायरमेंट, इनसफिशिएंट हाउस होल्ड फूड, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन, एनर्जी, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोजल फैक्टर जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह ये भी आप देख सकते हैं, विच आर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो कि रजाकर वाहिनी को लेकर है। पूछा गया रजाकर वाहिनी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। रजाकर जो थे ये एक ऑक्सिलरी फोर्स मानी जाती है ऑफ पाकिस्तानी आर्मी 1971 बांग्लादेश वॉर के दौरान। लिटरल मीनिंग रजाकर का मतलब क्या है, फाइटर या वॉरियर, और ये उर्दू स्पीकिंग बिहारी मुस्लिम से रजाकर के अंदर जो लोग लड़ रहे थे। 10 सेकेंड्स सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली 6 रजाकर मेंबर्स को सेंटेंस टू डेथ दिया गया बांग्लादेश के अंदर फॉर द बांग्लादेश वॉर क्राइम्स। 1971 के अंदर इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट किया, और पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट करते हुए डेफिनेटली काफी सारे बांग्लादेशी जो थे उनको भी मारा,
और बांग्लादेशी जो आर्मी थी उसको भी अपोज किया। तो ये ऑक्सिलरी फोर्स थी क्या पाकिस्तान की? बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। याद करिए, इंडिया ने मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया था और पाकिस्तान जो था उनके पास थी रजाकार बाहिनी। ठीक है, ये रजाकार वही शब्द है जो कि आपको हैदराबाद के निजाम के जो वॉरियर्स थे उनके केस में देखने को मिला था। ठीक है, लिटरल मीनिंग रजाकार का फाइटर या वॉरियर होता है, बिल्कुल गलत। यहां पर इसका लिटरल मीनिंग है वॉलंटियर और हेल्पर। ठीक है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद वॉरियर और फाइटर। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, बट हाँ, दे वर मोस्टली उर्दू स्पीकिंग पीपल। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आईएनएसटीसी को लेकर पूछ रहे हैं कि आईएनएसटीसी के फाउंडिंग मेंबर्स इनमें से कौन से हैं? क्या इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का फाउंडिंग मेंबर है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स का फाउंडिंग मेंबर है? क्या यूके इसका फाउंडिंग मेंबर है? 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। चलिए देखिए, आईएनएसटीसी जो है वो कनेक्ट किस किस को कर रहे हैं? वो इंडिया से कनेक्ट करेगा आपके वेस्ट या ईस्ट दोनों एरियाज को, खासतौर पे जो यूरोपियन रीजन है, रशिया जो है उसको कनेक्ट करेगा। इवन मिडिल ईस्ट में ईरान से भी कनेक्ट करने की बात करी गई थी। तो यहां पर रशिया, इंडिया, ईरान, इनको यहां पर फाउंडिंग मेंबर्स माना जाता है। इंडिया इज देयर, यूएस नहीं है और यूके भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। फाउंडिंग मेंबर एक बार दिखा देता हूं। इसके अलावा दूसरे मेंबर्स जो हैं उसके अंदर भी आप देखेंगे जो आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, खासतौर पे जैसे कि आर्मेनिया हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारी कंट्रीज को कनेक्ट करेगा। मैप के ऊपर भी देखेंगे, बट दीज आर द फाउंडर्स, आर द मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर में बुल्गारिया भी यहां पर है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आईएनएसटीसी को लेकर ये पूछा गया। आईएनएसटीसी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? ये 7200 किलोमीटर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है क्या? हो सकता है। रोड रेल मेरीटाइम रूट्स को कनेक्ट करता है, मे बी। इट लिंक्स इंडियन ओशन टू द ब्लैक सी, इंडियन ओशन को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है वाया पर्शियन गल्फ, ये भी पॉसिबल है। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं पहले। इट्स अ 7200 किलोमीटर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। मल्टी मॉडल से ही समझ में आ जाएगा कि रोड रेल एंड मेरीटाइम रूट्स, ये आपको सभी यहां पर देखने को मिलेगा। तो पहली दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। तो तीसरी स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं पहले। आंसर तो ए हो जाएगा, लेकिन ये कनेक्ट किसको कर रहा है यहां पे देखिएगा। तो यहां पे मेडिटेरेनियन आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से नॉर्थ सी जो आपका पूरा ईस्ट और वेस्ट यूरोप है, बाल्टिक सी, यहाँ रशिया आपको दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज द जो आपकी गल्फ से होता हुआ ये कैस्पियन सी को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ब्लैक सी से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं। सो वाया द पर्शियन गल्फ इट इज गोइंग टू कनेक्ट कैस्पियन सी। ठीक है, तो ब्लैक सी यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है, हेंस द करेक्ट आंसर इज ए। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन बन करा सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस का क्वेश्चन देने से पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवीजन कैसे करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करते जाइएगा। जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करी लास्ट में अपने मार्क्स भी मेंशन करिएगा। तो सबसे पहले तो टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडिया की सेकंड बड़ी इंडस्ट्री है। यस, 85% डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी और एफडीआई के अंदर ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई इसके अंदर आ सकती है। ये देखा था हमने। व्हाट मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्स, मतलब जितना हमें रिसोर्सेज पूरे साल के लिए दिए गए हैं उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। देखिए, अगर दिसंबर तक के रिसोर्सेज हमें दिए और दिसंबर तक ही हम उसे चलाते हैं तो अच्छी बात है। अगर हमारा बजट जो है वो पूरे साल का दिसंबर तक चले, अच्छी बात है। लेकिन जितना पहले उसे हम कंज्यूम कर लेते हैं, इट मीन्स कि हमें आगे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। उसी तरीके से जितना ये डेट, ओवरशूट डे वाली डेट जो है वो महीने दर महीने या डे बाय डे आगे बढ़ती जाती है, उतना हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। लास्ट ईयर ये 29 जुलाई थी, इस साल ये 28 जुलाई है। मीन्स अभी भी एक एक दिन करके ये आगे बढ़ रही है। इसे वर्ल्ड ओवरशूट डे कहा जाता है। आज से 50 साल पहले के आसपास दिसंबर का बजट हम दिसंबर तक ही चलाते थे, फिर नवंबर पे आए, अक्टूबर पे आए, सितंबर, अगस्त और अभी हम जुलाई पर भी आ चुके हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये जून का भी डेट आपको देखने को मिले। नेक्स्ट, एमपी के सस्पेंशन के लिए कौन कौन से रूल हमने देखे थे? रूल में 373, 274, 274 ए देखा था, आर्टिकल 122 देखा था। रिमूवल और सस्पेंशन की बात यहाँ पर मिसकंडक्ट और डिसरप्टिव बिहेवियर के लिए करी गई थी। पूरे हाउस को चलाने के लिए 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपए के आसपास का है। इट मीन्स अगर कोई यहाँ पर 10 मिनट भी वेस्ट करता है, इट मीन्स उसने 25 लाख रुपए का नुकसान किया, जो कि
एक्सचेकर के बजट से जाता है, बेसिकली जो टैक्स पेयर्स की मनी से जाता है। आईसीएससी के बारे में डिस्कशन किया था, इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी कार्ड को लेकर कौन लेकर आया है, ये कोलैबोरेशन किया जा रहा है। वैसे ये कार्ड जो है आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लेकर आया जाता है। फिर हमने एनएफएचएस 5 के बारे में देखा था, 2019-21 का डेटा, स्टंटिंग रिड्यूस हो रही है, वेस्टिंग और अंडरवेट प्रेवलेंस जो है वो भी यहाँ पर कम हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी हमने। इसके बाद मैंने आपको कुछ इन्फोग्राफिक डेटा भी दिया था, ये भी आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चले थे हम। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हमने एनएफएचएस 5 के बारे में ही डिस्कस किया। कौन सा स्टेट जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टंटेड चिल्ड्रन का जो डेटा है वो आपको दिखाई देगा, मेघालय इज द करेक्ट आंसर। फिर बिहार, यूपी एंड झारखंड का नंबर आता है। फिर हमने यहाँ पर रीजंस देखे थे मेलन्यूट्रिशन को लेकर, क्या क्या कारण है। पॉवर्टी एक रीज़न है, फीडिंग हैबिट्स और फेयर प्राइस शॉप जो करप्शन करते हैं, रेगुलरिटीज़ करते हैं, वो भी इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण बनता है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 8 में रजाकर बाहिनी देखा था, इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट किया था। अभी 6 मेंबर्स जो इसके हैं उनको डेथ सेंटेंस जो है वो यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा दी गई है। दीज आर द उर्दू स्पीकिंग बिहारी मुस्लिम्स। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखा था आईएनएसटीसी को लेकर, तो कौन कौन इसमें फाउंडिंग मेंबर है, इसमें इंडिया है, रशिया है और ईरान है, ठीक है। नेक्स्ट 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें रोड, रेल, मैरीटाइम तीनों आते हैं और ये पर्शियन गल्फ से होता हुआ जो कैस्पियन सी है इसको कनेक्ट करता है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको दे देता हूँ और मेंस का क्वेश्चन दे देता हूँ। आप मीनवाइल अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेंशन द नेम ऑफ वन कंट्री विच इज इंक्लूडेड इन आईएनएसटीसी। आईएनएसटीसी के अंदर मैंने आपको काफी सारे मेंबर्स, ऑब्जर्वर, फाउंडिंग मेंबर्स के नाम बताए। इंडिया को छोड़कर कोई और एक भी नाम आपको याद है तो उसे मेंशन करिएगा। मल्टीपल नाम याद है तो और भी अच्छी बात है। व्हाट वाज 1971 लिबरेशन वॉर, 1971 की लिबरेशन वॉर क्या थी, इंडिया का इसके अंदर रोल क्या था, ये आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इफ़ यू आर गेटिंग द नोटिफिकेशन दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो यहाँ पर एक बेल आइकन होगा, उसके बाद ऑल बटन होगा, ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।